सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। सो देखो, आज का जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जो प्रिपेयर करने हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इस पूरी वीडियो में बताया जाएगा। तो देखो, आपको ही पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अब उस वास्ट सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि तो सिलेबस पार्ट अलग है बट सब्जेक्ट चॉइस अलग हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग उसका कह सकते हो प्रिपरेशन करना और उसका शेड्यूल जनरेट करना, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक स्ट्रैटेजी हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जो हमारे पास जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कहते हैं, इससे इससे क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सब्जेक्ट है आपका यूपीएससी का, वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपको एंशियंट हिस्ट्री, जहाँ आप प्रॉपर स्टोन एज से लेकर के आप यहाँ पढ़ते हो टिल चोला एम्पायर तक। तो ये पूरा एक सेगमेंट होता है आपका जो आप कवर अप करते हो एंशियंट हिस्ट्री में। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका दैट इज़ मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ कंप्लीट करना है आपको, यहाँ कंप्लीट होता है आपका अरब इन्वेजन से लेकर के जो आपका लास्ट है औरंगजेब के डेथ तक। तो यहाँ तक अब कंप्लीट हो गया मिडाइवल हिस्ट्री। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका हिस्ट्री में, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ है, टिल आपका इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें कवर अप होती हैं। तो ये तीन चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हिस्ट्री सिलेबस, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। अब इसमें क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जो घटना घटी है, एज फॉर एग्जांपल लीडर्स ने क्या क्या किया है इस देश के लिए। एज फॉर एग्जांपल नेहरू रोल क्या है, लाल बहादुर शास्त्री का रोल क्या है, इंदिरा गांधी का रोल क्या है, प्लस जो जो चेंजेस आए इस देश में, लाइक एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, प्लस इसमें आपको इंडो पाक वॉर हुए, 71 का 65 का युद्ध हुआ, चाइना के साथ वॉर हुई। तो ये सभी चीज़ें के बारे में आप पढ़ते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। इसका ज़्यादातर रोल जो है वो आपको है मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के। इसके अलावा हिस्ट्री में और भी सब्जेक्ट्स हैं आपको, इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस आपको बस मेंस में आते हैं, या फिर जिस एस्पिरेंट का आपका जो सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल में हिस्ट्री, उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर 2 जो होता है हिस्ट्री ऑप्शनल में, उसका जो पार्ट बी है वो पूरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन उसमें अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट है आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपको सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपको करंट बेसिस पर। जो करंट में एक्सकावेशंस में आपको जो फिलहाल रिसेंट में खोज हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आर्ट एंड कल्चर में आपको स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है। तो आर्ट एंड कल्चर क्या है, आपको ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में दोनों इंपॉर्टेंट होता है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, ये हिस्ट्री के आपके सब्जेक्ट्स हो गए आपके। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका दैट इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देखो लक्ष्मीकांत आपके पास एक बुक होती है जो कि पॉलिटी की हम लोग पढ़ते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं। बट द रियलिटी इज़ लक्ष्मीकांत आपको कहने के लिए पॉलिटी का बुक है, बट उसमें गवर्नेंस भी एड ऑन किया हुआ है। ठीक है, पॉलिटी आप जानते हो कि पॉलिटी जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इसके अलावा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, जो भी चीज़ें आप कवर कर रहे हो ये आपके पॉलिटी में आती हैं। बट गवर्नेंस क्या है, जो सरकार की नीतियाँ, जो उनके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती है, जो इनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये मैनेज करते हैं गवर्नमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपको हो गया कैग, ये गवर्नेंस का पार्ट है। इसके अलावा आप पढ़ते हो इसमें यूपीएससी, एसपीएससी, ये सभी चीज़ें आपको गवर्नेंस के पार्ट में आती हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में आपको ये एक सिंगल सब्जेक्ट मानते हो कि जियोग्राफी एक सिंगल सब्जेक्ट है, बट नहीं, इसमें भी आपको होते हैं सब्जेक्ट्स, लाइक पहला होता है जियो मॉर्फोलॉजी। अब जियो मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, जियो मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ।
मतलब अर्थ में जो जो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, फॉर्मेशंस ऑफ ओशियन, ये सभी चीज़ें कवर अप होती हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका इसी में ज्योग्राफी का पार्ट है वो, जो कि है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ना होता है आपको, अब जो जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, फॉर एग्जांपल विंटर्स, समर, मॉनसून, ये कैसे हो रहा है, इसके इंटरनल जो पार्ट है, ये चीज़ें कवर अप होती हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जो विंड स्ट्रीम्स होती हैं जो आपको वेस्ट से आती हैं, उसके बाद क्यों आपको नॉर्थ पोल में ठंडी है प्लस साउथ पोल में आपको ठंड है, इसके अलावा जो टेम्परेट जोन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सभी चीज़ें आपको कवर अप होती हैं क्लाइमेटोलॉजी में। नेक्स्ट आपका जियोग्राफी का पार्ट है दैट इज़ ओशियनोग्राफी। अब ओशियनोग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, लाइक जो हम लोग ट्रेंचेज होते हैं, फिर उसके अलावा आपको कॉन्टिनेंटल स्लेब्स हो गए, फिर ओशियन टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर, मतलब आपको ओशियंस के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको पढ़ा जाता है ओशियनोग्राफी में। इसके चैप्टर्स थोड़े कम होते हैं, सबसे ज़्यादा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक पार्ट है जिससे सभी चीज़ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो ओशियनोग्राफी हो, या फिर नेक्स्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी हो। तो इंडियन ज्योग्राफी क्या है, इसमें आप इंडियन जो आपका इंडियन जो आपका रीजन है, तो इंडियन रीजन में जो जो चीज़ें आपको लाइक हिमालय हो गया, डेक्कन का पार्ट हो गया, इसके अलावा जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार्स, इसके अलावा हमारे जो गंगा प्लेन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हमारे देश में हैं, ये सभी चीज़ें आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी में। इसमें क्या है कि जो चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सभी चीज़ें आपको इसी में कवर अप होती हैं, कैसे कहाँ कितनी बारिश होने वाली है इंडिया में, कैसे आती है मानसून, ये सभी चीज़ आप कवर करते हो इंडियन ज्योग्राफी में, यानी ये भी एक ज्योग्राफी का पार्ट है। और लास्ट जो पार्ट होता है आपका ज्योग्राफी का, वो होता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो वर्ल्ड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग्स हो रहे हैं, इसके अलावा आपको जो प्लांटेशंस हो रहे हैं, इसके अलावा जो सिल्क जो प्रोडक्शंस हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं आपको, ये सभी चीज़ें आपको आती हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल में। मतलब एग्रीकल्चर का पार्ट, प्लांटेशंस का पार्ट, मिनरल्स का पार्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में है, ये सभी चीज़ें आपको कवर अप होती हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी में। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी के बाद, वो है इकोनॉमिक्स। अब देखो मैं इकोनॉमिक्स ये एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसको आपको करंट के साथ में लेकर के पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको समझना है, उसके बाद उसको रिलेट करके आप जो करंट में रिसेंट में जो न्यूज़ आती हैं, लाइक आरबीआई अपने बैंक रेट हो गया, आपको जीडीपी हो गया, ये सब चीज़ों आपको न्यूज़ में आती हैं, उसको टैली अप करना है आपके स्टैटिक पार्ट से, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स जो है वो जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इसमें आपको हेल्पफुल होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं होता है, कॉमर्स का नहीं होता है, उन लोगों के लिए इकोनॉमिक्स एक हार्ड पार्ट है, बट फिर भी जब एक बार आप समझ लेते हो 2-3 बार रिवीजन करने के बाद में, तो इकोनॉमिक्स आपको सही तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ हर एक चीज़ें जो देश में आपको यूज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बजट, फिनेंस कमीशन, ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक्स की पार्ट है। फिर देखा जाए तो फिनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, ये सभी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो। तो इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा पार्ट है प्रीलिम्स का और मेंस का जो आपको इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो बहुत सारे लोग टॉपर्स हो गए प्लस जो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि साइंस एंड टेक आपको जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ आ रही हैं उसके रिगार्डिंग आप देखो, बट इन रियलिटी बताऊं तो करंट अफेयर्स तो देखना ही है, बट इसका स्टैटिक जो पार्ट होता है यानी बेसिक पार्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझा रहा हूँ एआई, ठीक है, अब एआई में अभी मान लो चैट जीपीटी है, ये रिसेंट इन्वेंशन है, लेकिन एआई जो टेक्नोलॉजी है उसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो बेस है उसका, वो सेम रहने वाला है। एंड इफ़ यू आर नोइंग द बेस ऑफ दैट इंडिविजुअल टॉपिक, तो उसमें वो इन्वेंशंस होते हैं, कुछ अपग्रेडेशन होते हैं,
तो वो क्या होता है कि आपको हेल्पफुल करता है चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो आपको साइंस एंड टेक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्टैटिक पार्ट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको पहले से पढ़ना होता है। देखो ये मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स से कुछ महीने पहले से स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन का, करंट अफेयर्स को उठाओ और प्लस स्टैटिक को पढ़ लो एक बार, रीडिंग दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेस, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी ये भी इसी में आएगा आपको साइंस एंड टेक में। एनर्जी ये भी इसी में आती है। इसके अलावा आपको बायोटेक्नोलॉजी, आपको उसके अलावा फिर पढ़ते हो आप रोबोटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है इसका। डिफेंस ये भी इसी में आएगा। डिफेंस इन द सेंस जो हमारे फिलहाल रिसेंट में अपडेट्स हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस, लाइक आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर टू एयर मिसाइल बन रही है, एयर टू ग्राउंड डिफेंस मिसाइल बन रही है आपको। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं। फिर इसके अलावा साइंस के कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक हेल्थ एंड डिजीजेस, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जो बायोलॉजी का पार्ट है। कंप्यूटर हो गया, इसी में आते हैं। आईटी इसी का पार्ट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका कोविड टाइम्स था उस टाइम एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था आईपीआर का। तो ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आईपीआर आप भी जानते हो कि मॉडर्ना वैक्सीन्स और डिफरेंट जो वेस्टर्न्स के वैक्सीन प्रोडक्शंस थे, उन्होंने अपना कुछ कॉपीराइट्स के इशूज़ लेके आए थे, रिगार्डलेस कि उनका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, ये वो फलाना दिखना। तो इन चीज़ों के बारे में आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हो। ये क्या है, आपका एक स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्या है आपका, देखो ये एक जियोग्राफी का पार्ट ही समझो, क्योंकि देखा जाए तो ये सभी चीज़ें टैली करती हैं, लेकिन फिर भी इसका अलग टॉपिक एक सब्जेक्ट बनाया गया है। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो जियोग्राफी में नहीं पढ़ाए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें स्टार्टिंग होता है बायोम्स से, बायोम्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज इसी का पार्ट है। आपको क्लाइमेट चेंज, आपको क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज प्रॉपर जो रिसेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू, तो वो चीज़ें इसमें कवर अप होती हैं। इसके अलावा आपको EIA दैट इज़ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखो इसका रिसेंट में न्यूज़ भी आया था कि जो सिक्किम में हमारे कुछ जवान मिसिंग थे और बहुत सारे लॉस हुए थे ड्यू टू फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। तो EIA का कुछ वहाँ के जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने डिमांड किया कि हमारे देश में हिमालयन रीजन के लिए डिफरेंट EIA पॉलिसी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी की जो EIA पॉलिसी क्या है, वो ऑल ओवर द इंडिया जैसा भी कहते वहाँ का टेरिटिक जो रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सेम रखा गया है। चाहे वो अगर डेक्कन में जाओ या आपका नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ या फिर प्लेन्स में चले जाओ, सभी का जो EIA पॉलिसी सेम है। लेकिन आपको जो एक्टिविस्ट ने डिमांड किया था क्या, कि EIA जो पॉलिसी है वो डिफरेंट होना चाहिए हिमालयन रेंज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स इसी रीजन में होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिवर्स की ओरिजिन है, फ्लड्स हैं, वो इसी रीजन में होते हैं। तो EIA पॉलिसीज़ एक्टिविस्ट की थोड़ा डिमांड थी कि इसके लिए डिफरेंट होनी जरूरी थी। तो EIA अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए। इसके अलावा इस टॉपिक में आप पढ़ते हो पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसके अलावा आप इसमें पढ़ते हो लाइक डिफरेंट जो आपको कंट्रीज़ में जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से इसके रिगार्डिंग बने हुए हैं, क्या क्या लॉ एंड एक्ट पास किए गए हैं इन्वायरमेंट को सेफ करने के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पर, नेशनल पार्क्स पर, बायोस्फीयर रिजर्व्स पर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, IEZs पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सभी पार्ट आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट्स के हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अब जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, दैट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट देखो ये भी एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बट इसको अलग से मेंस में पढ़ा जाता है। मेंस के जो आपको सेकंड फेज का एग्ज़ाम है, डिजास्टर मैनेजमेंट को अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि देखो देखा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, जो प्राकृतिक आपदा होती है उससे किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, कैसे गवर्नमेंट अपना एक्शन उसके लिए प्लान कर रही है। तो जो साइक्लोन हो गया, इसका इन डेप्थ नॉलेज लेना, अर्थक्वेक का, सुनामी का, इसके अलावा डिफरेंट लाइक फ्लड्स का, लैंडस्लाइड्स का, डस्ट स्टॉर्म्स का, फॉरेस्ट फायर का, ये सभी चीज़ें क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। अब उसके लिए क्या सरकार पॉलिसीज़ लेके आती हैं, उसको इंडिविजुअली पढ़ना, तो ये सभी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आ जाती हैं। तो सभी चीज़ें टैली अप करती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक जियोग्राफी के साथ सब टैली अप कर जाएगा। लेकिन रियलिटी यह है कि UPSC में आपको प्रॉपर इन चीज़ों को इन डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग से
जब तक आपके पास पॉइंट नहीं है लिखने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा आपको ये आंसर राइटिंग करने में। तो आंसर राइटिंग में आपको इंडिविजुअली क्या क्या इसके वे फॉरवर्ड होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, वो आपको नोट डाउन करने होते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मैं वीडियोस पक्का बनाऊंगा मैं। जब आंसर राइटिंग आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो आपको रीजन्स लिखने होते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखने होते हैं, फिर वे फॉरवर्ड आपका क्या होगा, ये सब चीज़ के बाद कंक्लूजन होता है लास्ट में। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक टॉपिक में पॉइंटर्स के जो आंसर्स हैं होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इंडिविजुअली आप पढ़ते हो तो उसके जो पॉइंटर्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, उस पॉइंटर्स को आप नोट डाउन करके अपने आंसर राइटिंग को बेटर तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो आप। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आप डिफरेंटली पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट दैट इज सोशल इशूज़। अब देखो सोशल इशूज़ एक ऐसा है कि जो हम लोग डेली लाइफ पे हमने लोकेलिटीज़ में अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, तो उसी को बनाया गया है सब्जेक्ट। तो अब क्या है इसमें देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग पॉपुलेशन, ये भी सोशल इश्यूज़ में ही आते हैं। फिर इसके अलावा पॉवर्टी, जिससे गरीबी कहेंगे, गरीबी भी आपका सोशल इश्यूज़ में आते हैं। हंगर, भुखमरी, ये भी इसी का पार्ट है। फिर आपको अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हो, सोशल इश्यूज़ में पढ़ते हो। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ क्या है ना, इसमें सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं। लाइक कम्युनलिज्म पढ़ना है आपको, सेकुलरिज्म पढ़ना है इसमें आपको, तो ये सभी चीज़ें इसलिए पढ़ना है। उसके अलावा चिल्ड्रेन को क्या क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं सोशल बेसिस पर, चिल्ड्रेन के बारे में, एल्डर जो होते हैं उनके बारे में, वुमेन के रिगार्डिंग में, SC ST, मतलब जो चीज़ें आप देख रहे हो अपने आसपास में, उस सभी के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। इसमें माइनॉरिटीज़ भी आ जाती है, हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो ये सब क्या है, सोशल इशूज़ हैं जो डेली लाइफ में गवर्नमेंट इस पर वर्क करती हैं, कुछ NGOs वर्क करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इन एल्डरली के लिए अलग कोई काम कर रहा है, SC ST के लिए कोई NGO अलग काम कर रहा है, माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अलग काम कर रहा है। तो ये क्या है, सोशल इशूज़ पे वर्क हो रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट। अब देखो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, क्या पढ़ना होगा इसमें। अब देखो होता क्या है कि जो देश के इंटरनली जो चीज़ें आपको देश को बढ़ने से रोक रही हैं, जो खतरा है देश के लिए, उन चीज़ों को इसमें समझा जाता है। अब देखो पहला चीज़ में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज होती हैं उसके बारे में पढ़ना है इंटर सिक्योरिटी में। इसके अलावा आप इसमें पढ़ते हो जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म होता है उसके बारे में पढ़ते हो आप, जो इसका जो थॉट है लेफ़्ट विंग का, जो हमारे चाइना का जो कह सकते हो आप थॉट रहता है नॉर्थ ईस्ट का। टेररिज्म इसी में आता है आपका, क्योंकि आप भी जानते हो देश में बहुत सारे युवा होते हैं जो भटक कर चले जाते हैं अपने आतंकवादी संगठन में। इसके अलावा आप इसमें आप नेटवर्क्स, सोशल मीडिया का क्या इंटर सिक्योरिटी में रोल होता है, वो चीज़ें पढ़ते हो आप। साइबर सिक्योरिटी भी आपका इसी का पार्ट है। फिर आपको इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें आप इंटरनल सिक्योरिटीज़ में पढ़ते हो। इसके अलावा डिफेंस हो गया, और जो स्टैंड ऑफ होते हैं लाइक इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ, ये सभी चीज़ें क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक्स है जो कि आपको कवर अप करने होते हैं इंटरनल सिक्योरिटीज़ में। ये बेसिकली आपको आंसर राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो एक एरिया वाइज अपने आप को होते हैं ना कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मेरा हरियाणा बड़ा है, मेरा बिहार बड़ा है, मेरा यूपी बड़ा है, तो ये भी क्या है, देश के लिए खतरा की चीज़ है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश को ना बता के पहले अपने रीजन को बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के कह सकते हो ड्रॉबैक्स सही है। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये आपकी नैतिकता है। क्योंकि जब तक अगर आप चाहते हो कि मैं तैयारी करूँ UPSC सिविल सर्विस का, तो एक सिविल सर्वेंट को अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसके अपने खुद के बिहेवियर में, खुद के डिसिप्लिन में एक प्रॉपर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड लाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके खुद के व्यवहार में वो चेंजेस नहीं आएंगे, सो समाज के लिए आप काम नहीं करोगे अपने प्रिपरेशन टाइम से ही। देखो सिविल सर्वेंट क्या है, वो बेसिकली एक जनता के सेवक है, वो जो नौकरशाही बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, देश के लोकेलिटीज़ में देश के लिए अपना काम करते हैं, अपना जो उनका ब्रेन उसको यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपको उन चीज़ों को, फिलॉसफीज़ को पढ़ना होगा, जिससे आप उसे अपने आप में ढाल पाओ और अपने तरीके का व्यक्तित्व दे पाओ।
तो ये सब चीज़ें एथिक्स इंटीग्रिटी, ये चीज़ें आपको काम आती हैं कब, जब आपका इंटरव्यू होता है तब, और आपका जीएस पेपर 4 में, क्योंकि पूरा जीएस पेपर 4 जो है इसी पर बेस्ड है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर। एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड अगर आपको जो उसमें की होता क्या है ना, यहाँ आपको की टर्म्स याद करने हैं। आप भले अपने उस व्यवहार में चेंजेस ना लाओ, बट जब एग्जाम्स पास करने हैं तो कुछ की टर्म्स होते हैं। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे एथिक्स इंटीग्रिटी को तो बहुत सारे की टर्म्स आएंगे, उससे आप नोट डाउन करेंगे और उसके बाद अपने आंसर राइटिंग में उसे यूज़ करेंगे ना, तो आंसर्स आपके बहुत ही परफेक्ट हो जाते हैं उसमें। इसी के अलावा इसमें आपको केस स्टडीज़ पढ़ने होते हैं। केस स्टडीज़ इन द सेंस कि कुछ आपको एक कंडीशन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप पढ़ते हो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में। उसके बाद है आपका दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखो ये क्या है कि आप भी जान लो, इंटरनेशनल मतलब देश के बाहर ही होगा। तो देश के बाहर लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में आपके कैसे रिलेशंस हैं वो चीज़ समझी जाती हैं, प्लस डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ आपके किसी रिलेशन से वो देखा जाता है, प्लस आपको कैसा ट्रेड है वो देखा जाता है, प्लस यूएन, ये सभी चीज़ें क्या आती हैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आती हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ सी सैट। अब देखो सी सैट क्या है, देखो आप क्वेश्चन सब आपका जो जीएस पेपर 2 होता है मतलब प्रीलिम्स में, जिसे हम लोग कहते हैं सी सैट, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में भी। तो सी सैट क्या है, एक जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसको आपको सिर्फ होता है कि जो नन मैथ बैकग्राउंड के हैं या फिर जिनका रीजनिंग जिन्होंने आज तक कहीं नहीं दिया है, तो उन लोग के लिए सी सैट थोड़ा हार्ड हो जाता है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो 66 नंबर आउट ऑफ 200 नहीं ला पाते हैं। उनकी मेन जीएस उनका सही रहता है, क्लियर हो जाता है, बट कट ऑफ लेके आ जाते हैं, बट उनका सी सैट जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सी सैट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है उन लोगों के लिए जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो सी सैट में क्या पूछा जाता है, इसमें आते हैं पैसेज राइटिंग, इंग्लिश के पैसेज होते हैं, हिंदी में नहीं आते हैं। फिर बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी में पैसेज आएगा, सी सैट में हिंदी नहीं है, इंग्लिश के पैसेज रहते हैं। अराउंड देखा जाए तो 25 to 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश पैसेज के रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें रहेंगे मैथ्स इन अ सेंस जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कहते हैं हम लोग, वो चीज़ें कवर अप होती हैं। और नेक्स्ट इसमें होता है रीजनिंग, लाइक क्लॉक से क्वेश्चन इसमें आते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, प्लस मान लो जो कैलेंडर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये सी सैट आसान होता है, बस खाली आपको एक सही पैटर्न समझना है कि सी सैट क्वेश्चन कैसे कहाँ से आ रहे हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू इंडल्ज इन मैथ सेक्शंस, अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ में नहीं घुसूँ, तो आप रीजनिंग का प्रिपरेशन करके और इंग्लिश का जो पैसेज है, देखो इंग्लिश पैसेज में क्या होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से दिए ही होते हैं ना कि आपको उसका पैसेज में आंसर नहीं दिया होता है, बस समझ के आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। तो यहाँ क्या है, सी सैट इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। अगर आप मैथ में थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो आपका ये सी सैट मात्र 66 नंबर लेके आने हैं आपको। अगर देखा जाए तो अगर 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो ना, सॉरी 30 नहीं 40 क्वेश्चन भी, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा सी सैट भी। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट नहीं है ये, मैंने बेसिकली इंक्लूड किया है कि जो आपके एक सिलेबस में ऐड ऑन होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसे राइटिंग की प्रैक्टिस, लैंग्वेज पेपर की प्रैक्टिस और न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं इससे इंडिविजुअल सजेस्ट करूँगा आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में, और जो है इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, ये 3 चीज़ें हैं। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देखोगे, उससे बेटर है कि आप देखो आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना है, तो गवर्नमेंट के लिए काम करना है तो फिर और लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, मिंट क्या कह रहा है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं, उनको ना देख करके आप ऐसा न्यूज़ देखो, ऐसा एडिटोरियल पढ़ो जहाँ पर आपको क्रिटिकली और एक वे फॉरवर्ड टाइप का आंसर्स मिले। ये नहीं कि एक तरफा आपको न्यूज़ दिखाया जाए, न्यूज़ समझाया जाए, जहाँ पर आपको पहले तो आलोचना भी हो, उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड भी हो, और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उस सभी के रिगार्डिंग आपको उसमें आंसर्स मिल जाए। लाइक द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसमें होता है क्या है कि आपको जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं तो मोस्टली क्रिटिकली होते हैं उसमें। तो क्रिटिकली में क्या होता है कि आपको आंसर्स जो एडिटोरियल से लिखे गए हैं कि आपको पहले तो समझाया जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड समझ लिया आपने, तो ये आपके आंसर राइटिंग का फर्स्ट लाइन समझ में आ गया कि फर्स्ट लाइन आपको लिखना क्या है अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको उसमें आता है ड्रॉबैक्स की, सरकारी गलतियाँ कहाँ रही, इस पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ गलतियाँ रही, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर आपको नेक्स्ट आता है क्या कि उसके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या थे,
उसके अलावा फिर आपको वे फॉरवर्ड अपने अकॉर्डिंग जो उसने लिखा है उसको अपने लैंग्वेज में ओपिनियंस में दे करके आप उसे लिखोगे। और सबसे बेस्ट चीज़ होता है ऐसे कंक्लूजन। एडिटोरियल का जो कंक्लूजन होता है वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ते हो तो उसमें पूरे जो आंसर्स का ना एक सारांश लिखा रहता है उन 2 लाइनों में, 3 लाइनों में। तो न्यूज़पेपर एक ऐसा पार्ट है आपका आंसर राइटिंग का जो कि आपको हेल्पफुल करता है अपने मेंस एग्जामिनेशंस में। लैंग्वेज आपको बताया था मैंने पिछले पेपर में, एक स्ट्रिक्ट क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आप एक इंग्लिश अगर देते हो, इंग्लिश तो लैंग्वेज मैंडेटरी होती है। इसके अलावा एक आपका मदर टंग लैंग्वेज है, या तो हिंदी लो या फिर आपकी जो लोकल एरियाज़ में लैंग्वेज है, आपका खुद का स्टेट लैंग्वेज है, उसको आप यूज कर पाते हो। तो ये एसे राइटिंग, लैंग्वेज पेपर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के होल्डिंग के टाइम में। और बाकी न्यूज़पेपर तो आपको ऑब्वियस सी बात है, ये आपके करंट के जो टॉपिक्स हैं उसके आंसर राइटिंग के लिए बेटर हो जाता है ये। क्योंकि करंट के टॉपिक्स पे अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल इसराइल के साथ में जो आयर का पार्ट है कि इंडियाज़ रोल इन इसराइल्स करंटली द अटैक ऑन द हमास या फिर हमास अटैक ऑन द इसराइल, तो ये चीज़ें आपको एक न्यूट्रल वे में आंसर देने के लिए काम आ जाती हैं कि न्यूट्रल वे में कैसे आप जो पैलेस्तीन हो गया प्लस इसके अलावा इसराइल पे अपना आंसर लिख पाते हो आप। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया अपना एक न्यूट्रल पोजीशन हर एक सेगमेंट में चलाता है, चाहे वो पैलेस्तीन के मामले में हो या फिर इसराइल के मामले में हो या फिर रूस, और या फिर आपको जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, चाइना से जो लड़ाई होती हैं उसमें आपका एक न्यूट्रल रोल निभाता है। तो आपको भी एक न्यूट्रली अपने आंसर्स को लिखना होता है। तो ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं आपको जो कि कवर अप होते हैं यूपीएससी सीएससी में। अगर आपको कोई लगता है कि और सब्जेक्ट्स कुछ छूट रहे हैं तो डू मेंशन इन द कमेंट। बाकी मुझे जितना लगता है कि इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको नहीं पूछाते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में। बाकी देखो होता है क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग एक रूटीन प्लान करके सभी पे टाइम देना है आपको। जितने सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं सभी पे टाइम दे करके अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके उसको प्रिपेयर करना है। सो बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये बताया जाए कि हाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस क्या क्या होते हैं। सो